सैटेलाइट काम में आते हैं, क्योंकि बाकी सब टेलीफोन मोबाइल सब बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा बाढ़ में वो एक वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा उसका सिंक्रोनाइजेशन के साथ हो रहा है। As we travel around our beautiful planet on this 5-day mission, we wanted to share this special music moment with you. Bringing together global बस talent, स्पेस में वो this वायलिन बजा रही है, performance उसका symbolizes unity, सिंक्रोनाइजेशन पृथ्वी को पार highlighting करने the से resilience and potential of children everywhere. ऑर्केस्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन। Here is Ray's theme by John Williams, brought to you from the stars. भविष्य में ये सब भी पॉसिबल है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट किया है। तस्वीर है आपका, जब आप देखने के साथ 3D थिएटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा क्लीन रूम है, जो चाइना के पास भी नहीं है सर, तो हमारे पास है। बट आप बोल नहीं सकते चाइना क्या क्या करके। यस सर, जिस तरह से अरावली कॉलेज उदयपुर में इसरो का 2 दिन का जो एग्जीबिशन है किस तरह से रहा है और आगे की क्या कुछ इसरो की प्लानिंग रहने वाली है? तो ये पूरा महीना हम नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हमको लगभग 7 स्टेट एलोकेट किए गए हैं, जिसमें राजस्थान भी एक है। तो इस संदर्भ में हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और स्पेस सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी है, उसके माध्यम से अरावली कॉलेज में ये एग्जीबिशन कम सेमिनार आयोजित किया गया है 2 दिन के लिए। तो आज पूरे दिन एग्जीबिशन और कल भी पूरे दिन एग्जीबिशन चालू रहेगा, और उसका लाभ आजू बाजू के अन्य स्कूल कॉलेजेस सभी ले पाए, उसकी भी हमने कोशिश की है। और इसके साथ साथ आज के दिन सेमिनार का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कई हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट को लेक्चर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो अलग सब्जेक्ट्स पे, और ख़ासकर पे इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में बताते हुए उसमें हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के क्या योगदान है, और इसके साथ साथ चंद्रयान मिशन के बारे में, गगनयान मिशन जो अभी चल रहा है उसके बारे में, और भविष्य में जो मिशन होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी चीज़ है, इसरो में कैसे स्टूडेंट्स भाग ले पाए अलग अलग तरीके से, या तो इंटर्नशिप करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, या बाद में नौकरी के लिए भी, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिला के तकनीकी जानकारी के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ में जो यंग बच्चे स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग के विषय में उनकी जानकारी बढ़े और उनमें उनको रस जागृत हो, तो उसके लिए भी ये प्रयत्न काफ़ी मदद करेगा। तो कुल मिला के स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्पेस साइंस और स्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरे प्रोग्राम है, और देश में ओवरऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े उसके लिए ये कोशिश सब की जा रही है। और स्पेस डे मनाने का तो आह्वान हमारी सरकार ने ही किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी कि सबको उसके बारे में अवगत कराया जाए, जिससे कि भारत की उपलब्धियों के बारे में तो पता लगे ही, और साथ साथ जो साइंस और मैथमेटिक्स से कई बच्चे डर जाते हैं और उससे दूर भागते हैं, तो वो भी भय कम हो उसके बारे में, और उनको अवेयरनेस बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी ओर आकर्षित हो। सर, आपने एक टावर आते हैं जाते हैं उसके समय जो नेट वगैरह जो टावर नहीं आते मोबाइल में, वो तकनीक कब तक आएगी आपको? तो इस दिशा में उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस, यानी कि आपके जो मोबाइल पे है डायरेक्टली सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव कर पाए। तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़रूर है कि
सैटेलाइट से तो सिग्नल आ जाएंगे, बट यहाँ से जब हमको बातचीत करनी है तो आपका सिग्नल उस सैटेलाइट तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है उसका पावर लिमिटेड होता है। तो अन्य प्रकार के मॉड्यूलेशन टेक्निक और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करके किस तरह से हम ये मुमकिन बना पाए कि आपका स्मार्टफोन ही कन्वर्ट हो जाए सैटेलाइट फ़ोन में। आज भी सैटेलाइट फ़ोन तो मिलते ही है, और सैटेलाइट का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा बातचीत करते ही हैं, बट ये कोशिश हो रही है जो अभी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसको डायरेक्ट टू डिवाइस बोलते हैं, कि जो आपका स्मार्टफोन है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो और मिनिएचराइज हो, उसमें पावर कम लगे, सो बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ऐसा मोबाइल सीधी तरह से और सरलतापूर्वक सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व भर में कहीं भी हम एक दूसरे से बातचीत कर पाए, वो दिशा में ये प्रयत्न चल रहे हैं। तो कुछ तकनीकी अवरोध जरूर है, बट उसको ओवरकम हो पाएंगे, और अमेरिका में ये प्रयोग ऑलरेडी चल रहे हैं, उसका एक सैटेलाइट हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। नेविगेशन की बात की जाए गूगल मैप की, आज का आप बता रहे हैं कि मैप पे भी काम किया जा रहा है, विद्यार्थियों को अपना नेविगेशन मिला है, वो कितना सटीक रहेगा? तो वो जो डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो मुझे जैसे मैंने बताया अमेरिका में उसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और अभी ऑपरेशनल वे में करने के प्रयास जारी है। सो नेक्स्ट 1-2 साल में वहाँ तो ऑपरेशनलाइज होने की संभावना है। भारत में आते आते मेरा ऐसा मानना है कि लगभग नेक्स्ट 5 इयर्स में हम ये मोबाइल फ़ोन भूल जाएंगे, उसको एक डिवाइस के रूप में देखेंगे जो हर एक जगह काम कर पाएगा। आपने बताया गूगल मैप्स के बारे में, तो आजकल लोग गूगल मैप्स और जीपीएस को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी सर्विसेज के कारण, और कोई कारण नहीं है। तो वो क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सर्विसेज दे पाता है, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और सचोटतापूर्वक। तो उस दिशा में हमारे भी प्रयत्न जारी हैं। नाविक को ऑपरेशनलाइज करने का पहला प्रयास होगा। तो एक बार नाविक ऑपरेशनलाइज हो जाता है, उसके बाद जो हमारे भुवन वेबसाइट है, उसमें हमारे सैटेलाइट के द्वारा एक्वायर किए गए डेटा को उपयोग करके, तो गूगल मैप्स की जगह हमारे भुवन मैप्स और भूनिधि का यूज़ करके इस प्रकार के गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिजिनस सैटेलाइट और इंडिजिनस नेविगेशन टूल्स के द्वारा आम आदमी के पास पहुंच जाए, जिससे वो भी ज़्यादा पॉपुलराइज हो, उसकी कोशिश के प्रयत्न चल रहे हैं। सैंक्शन किया है वो खाली फर्स्ट मॉड्यूल तक का ही किया है। तो उसमें जो गगनयान प्रोग्राम के कुल 22,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, उसमें जो मैन मिशन करने हैं आपके गगनयान के, और उसके साथ साथ ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मॉड्यूल, वो कुल मिला के 22,000 करोड़ की लागत है। तो उसमें अकेले उसके लिए नहीं है, जैसे कि मैंने बताया गगनयान के 3 अनमैन्ड मिशन करने हैं विदाउट पीपल, मानव रहित मिशन, और उसके बाद 2 मानव सहित मिशन करने हैं वो, और उसके साथ साथ ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का ये पहला मॉड्यूल उनको लॉन्च करना है, वो लगभग गगनयान के जैसा ही होगा। तो कुल मिलाकर ये 6 मॉड्यूल बनाने के पीछे और जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा वो सब मिला के अभी 22,000 करोड़ के करीब बजट मंजूर किया गया है सरकार द्वारा। बाकी 4 मॉड्यूल अभी और लगाने पड़ेंगे पूरा स्टेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए अलग से पैसा मांगा जाएगा। तो पहला स्टेज तो अभी 2 साल में हम उसके लिए बजट और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फाइनल करके उनको मेरे हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ तक का लागत आ सकता है। कब तक लॉन्च हो जाएगा वापस? चंद्रयान फोन जो अभी हमने प्रोग्राम शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक तो 2028-29 तक पूरा करने की योजना है। ये जो आगामी दिनों में आपकी जो 40 के करीब सैटेलाइट लॉन्च होने का कह रहे हैं, उसमें सबसे क्रांतिकारी और समाजोपयोगी सैटेलाइट हमने अभी जैसे कि हमारा नेशनल स्पेस डे के पहले एक नेशनल मीट किया था, नेशनल मीट 2.0, वो गवर्नमेंट के सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया था नई दिल्ली में 22 अगस्त को, और फिर 23 अगस्त को हमने नेशनल स्पेस डे बनाया था। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम था। तो उसमें जो निकल के बाहर आया, जो अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और भारत देश की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक नेक्स्ट
5 ईयर्स में हम 5 तो नहीं, नेक्स्ट 15 साल में 2025 से लेकर 2040 तक का हमने पूरा प्रोग्राम ये किया है। तो उसके मुताबिक 103 सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ कंटिन्यूटी मिशन यानी कि जो हम अभी कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहने का है, और कुछ है नए मिशन, कुछ जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट होते हैं, जो नई एकदम नई चीज़ है उसको पहले हम टेस्टिंग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो उसके वो मिशन एक मिशन होंगे, जो कंटिन्यूटी मिशन होंगे वो एवरी 3 साल एक मिशन करते जाए। तो कुल मिला के 103 मिशन में से लगभग 43 से 45 मिशन होंगे वो जो कंटिन्यूटी मिशन होंगे, और दूसरे 60 मिशन जो है वो नई प्रकार के मिशन होंगे, जो नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नई ज़रूरतों के मुताबिक लॉन्च किए जाएंगे। तो उसमें से जरूरी नहीं कि इसरो ही पूरे 103 खुद ही लॉन्च करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि नए स्पेस रिफॉर्म के माध्यम से अभी सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र भी इसमें अपना योगदान है। तो जैसा कि भारत कुछ समय पहले 52 सैटेलाइट का प्रोग्राम मंजूर किया गया था सरकार द्वारा, जिसमें से 21 इसरो बना है, 31 प्राइवेट सेक्टर बना है। तो लगभग वही रेशियो में इधर से भी काम हो सकता है, या इक्वल 50-50 काम है। तो स्पेस डॉकिंग भारत का अपना फिक्र है। स्पेस डॉकिंग जो तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि 2 सैटेलाइट के बीच में डॉकिंग करना, तो वो एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया गया। तो बट ये तो शुरुआत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया चंद्रयान 4 के लिए मून के ऊपर हमको स्पेस डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सैंपल लेके जो आएगा मिशन उसको सैटेलाइट के साथ डॉक करके फिर पृथ्वी की ओर वापस लाना है। और हम स्पेस स्टेशन जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे तो उसमें तो डॉकिंग तो एक नियमित जरूरत होगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को वहाँ जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो डॉकिंग तो पहली जरूरत है। तो इसरो और नासा के बीच में जो टाइप है कब तक चलती रहेगी, और क्या भारत अपना स्पेस मिशन शुरू कर सकेगा बिना नासा के सपोर्ट के? स्पेस स्टेशन के लिए नासा के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया गया है, और हमने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे अपना कोई योगदान हमने भी नहीं दिया था, जो कि अमेरिका की राहबरी में हो रहा था। और हमारे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी अमेरिका के साथ कोई सहयोग की अभी तो बात नहीं है, फिर कुछ जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। जहाँ पे हमको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी की हमको कमी हो सकती है, तो उस समय की नीड के मुताबिक सोचा जा सकता है। अभी तो हाल में तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। नासा के साथ कोई टाइप नहीं है आपका? नासा के साथ कोई टाइप नहीं है? नासा के साथ टाइप रहता ही है, ये ईयर हमारी मीटिंग होती रहती है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो एक बार अमेरिका में होती है, एक बार भारत में होती है, एक साल भारत में। तो वो तो चलते रहते हैं सहयोग के कार्यक्रम, जिसमें खास करके वैज्ञानिकों का एक्सचेंज प्रोग्राम है कि हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में नासा के अलग संस्थाओं में जाके कुछ संशोधन करते हैं, उनके वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर करते हैं। तो वो तो चलता रहता है आदान प्रदान। बट जो कोलोबरेटिव मिशन है उसमें जनरली नासा किसी के साथ ज़्यादा सहयोग नहीं करता है, क्योंकि वो वहाँ पे सब कुछ प्राइवेट निजी क्षेत्र में होता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी खाली प्लानिटरी मिशन और एक्सप्लोरेशन मिशन ही होते हैं, जहाँ पे दूसरे लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो सरकार के अपने प्रोग्राम रहते हैं। तो उस तरह से नासा के साथ बट एक जो प्रोग्राम हाल ही में हमने समाप्त किया, यानी कि जो कोलोबरेट करके 13 साल तक लगभग काम किया, 2012 से लेकर 2025 तक। तो 30 जुलाई 2025 को NISAR जो सैटेलाइट है, जिसको नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो वो रडार ऑब्जर्वेटरी है। एक रडार नासा ने बनवाया था JPL की, जो सबसे बड़ी एरोस्पेस लेबोरेटरी है विश्व की प्रसिद्ध। और उसी तरह यहाँ पे हमारा सेंटर जो अहमदाबाद में कार्यरत है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने दूसरा रडार बनाया था। एक रडार उन्होंने बनाया, और दोनों रडार जोड़ के वो लॉन्च किया गया 30 जुलाई को। भारत के सैटेलाइट में उसको रखा गया, और लॉन्च भी हमारे लॉन्च व्हीकल के द्वारा ही, रॉकेट के द्वारा है, और उसको अंतरिक्ष में रख दिया गया है, और बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। हमने हमारा रडार चेक कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, उन्होंने अपना रडार टेस्ट कर लिया। अभी दोनों मिलके कब घोषणा करेंगे उसकी राह देख रहे हैं। सर, भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसका आप स्पेस टेक्नोलॉजी में फ्यूचर क्या सिनेरियो देखते हैं इसका? जैसे कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी स्पेस पेलोड और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है।
और भारत ने जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो चूक गए थे, इसलिए सभी चीज़ें हम इंपोर्ट करनी पड़ती। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट अभी ऑयल इंपोर्ट को छूने जा रहा है, वो तो अलग अलग इंपोर्ट की बात है, बट स्पेस के लिए तो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है हम आयात ही करते हैं। तो हम अमेरिका पे और यूरोप पे निर्भर है पूरी तरह कंपोनेंट के। तो अभी मोदी साहब ने 3 फाउंड्री लगाने की घोषणा की है, वो उसमें से गुजरात में लगेगी, साणंद के और अहमदाबाद के अंदर। तो एक ही फाउंड्री है अभी भारत में, चंडीगढ़ में CL, तो वो बहुत ही पुरानी तकनीक है, 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको। तो वो लगभग 15 साल पुरानी टेक्निक है। तो उसका उपयोग करके हम डिवाइस तो बना लेते हैं, बट उसमें पावर ज़्यादा लगता है, उसकी साइज भी बहुत बड़ी है। तो आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि 3 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आ गई, कहाँ हम 180 नैनोमीटर लेके बैठे हैं। तो अभी हम जो लगाने जा रहे हैं वो लगभग 28 से 22 नैनोमीटर तक की तकनीक है। तो अभी भी हम वर्ल्ड से तो पीछे ही, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कोई देगा नहीं। हम 3 या 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मांगने जाएंगे तो कोई देगा नहीं। अभी हमको जो मिल रही है वो 22 नैनोमीटर के आजू-बाजू की टेक्निक, तो जो भी मिल रही है वो लेके आगे बढ़े। तो उसके साथ, और उसमें लागत बहुत है। ये फाउंड्री लगाने में, एक फाउंड्री लगाने में 1,30,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो टाटा अपना पैसे लगा रहा है, कुछ गवर्नमेंट ने लगभग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 70% तक सब्सिडी दी है। तो 30% ही पैसे इंडस्ट्रीज के लगेंगे, बाकी 70% सरकार के पैसे, बट उतना लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं, 30% भी। तो वही कारण से हम चूक गए थे लास्ट टाइम, बट अभी देरी करना सही नहीं है। तो ये फाउंड्री शुरू होने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, खासकर हमारे स्पेस सेक्टर को भी काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आज आपको पता हो कि हर एक चीज़ में हम मिनिएचराइज करने जा रहे हैं। जितनी छोटी से छोटी हो उसकी कोशिश रहती है कि आपका मोबाइल से लेकर घड़ी तक सभी चीज़ें हम इतनी मिनिएचराइज चाहते हैं कि एकदम वजन में भी कम हो और पावर भी कम हो। तो उसके लिए सेमीकंडक्टर जो हाई नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, 22 नैनोमीटर या अप टू 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये पहल की गई है और उसको शुरू होने में भी 2-3 साल तो लग जाएंगे। और दूसरी एक खासियत ये रहती है फाउंड्री लगाने में कि उसको बहुत ही, जो बोलते हैं, डिस्टिल वाटर की जरूरत है, क्लीन वाटर, तो बहुत ही अधिक मात्रा में ऐसी जगह पे लगानी पड़ी जहाँ पानी हमेशा उपलब्ध हो। तो नर्मदा कैनाल और नर्मदा नदी के कारण गुजरात में अभी पानी उपलब्ध हो रहा है जो ज़रूरी मात्रा में, तो उस कारण से ये सिलेक्शन किया गया है। और अभी बाकी इकोसिस्टम उनको जनरेट करना है, क्योंकि डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, काम करने वाले टेक्नीशियन से लेके हाई एंड डिज़ाइनर की जरूरत है, वो सब पूरा इकोसिस्टम। सो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजों का महत्व बहुत बढ़ जाएगा कि अलग। और इस फाउंड्री की खासियत ये है कि उसमें हर एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके साथ साथ केमिकल, मैकेनिकल एंड अदर जो एसोसिएटेड इंजीनियरिंग क्षेत्र है वो सब की जरूरत पड़ेगी। तो इस कारण भी काफ़ी बड़ा मिलेगा रोजगार, तो स्किल डेवलपमेंट। सर है हमारी शुरुआत रशिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ ही हुई थी। जब हमने हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था तो पहले शुरुआत के सैटेलाइट्स अब रशिया के लॉन्च व्हीकल द्वारा उसके लॉन्च पैड से ही लॉन्च होते हैं, और बीच में फिर हम यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब जगह से। तो अभी सहयोग तो सभी देशों के साथ है, चल ही रहा है, और रशिया के साथ भी उसी तरह चल रहा है। कई टेक्निक में, जैसे कि गगनयान के लिए कई चीज़ें जो हम मंगा रहे हैं वो सब रशिया से है। तो इस तरह से रशिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है। रशिया प्रोपल्सन में और रॉकेट टेक्नोलॉजी में और मैकेनिकल चीज़ों में, उसमें काफ़ी आगे है, तो उसका फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वो सब में इंडिया जरूर से उनसे थोड़ा आगे है, तो उसमें खास उनकी जरूरत नहीं पड़ती। सर स्पेस सेक्टर कितना प्रभावित होगा, और अगर प्रभावित होगा तो हम क्या, किस तरीके के विकल्प है हमारे पास? टैरिफ और वो वन साइडेड है। हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने टैरिफ लगा के उसको महंगा कर दिया था, जिसके कारण एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे मैंने बताया, हम कुछ एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं, इम्पोर्ट ही करते हैं, बट हम डिज़ाइन एक्सपोर्ट करते हैं। तो डिज़ाइन पे मेरे ख्याल से टैरिफ उतना लगता नहीं है। प्रोडक्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और
इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसमें तो कारोबार चलता रहेगा जैसे चलता, अनलेस ट्रम्प साहब उसकी वो दिशा की ओर भी अपना ध्यान मोड़ते हैं। बट अभी तक तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया कि जो इंटेलेक्चुअल का इफेक्ट हो। ये नाविक एक एक्ट के space- बारे में आपने बताया था, नाविक एक्ट कब तक इम्प्लीमेंट होना है? वैसे तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 25 साल हो गए हैं नाविक को बनाते बनाते हमको। पहला सैटेलाइट जब से हमने शुरुआत की थी इंडिया में कारगिल वॉर के बाद काम शुरू कर दिया था, तो 2025 में 25 साल तो हो ही गए, फिर भी हम उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे। तो वो हमारी विफलता है, तो थोड़ी प्लानिंग की कमी है, जो भी हो कई कारण है। तो बट अभी मुझे पूरी आशा है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल में हम नाविक को पूरा ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और सिविलियन यूज के लिए तो जीपीएस है ही, उसके साथ साथ नाविक का भी उपयोग कर। आजकल ट्रेंड ऐसा है कि जितने सैटेलाइट आप देख पाते हो वो सबका यूज करके आप अपना पोजीशन पाएंगे। तो उसमें अमेरिका का सैटेलाइट या भारत का या यूरोप का ऐसे कोई मायने नहीं रखता। जितने सिग्नल अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको लेके आप मोबाइल के द्वारा या कोई और रिसीवर के द्वारा अपने पोजीशन बहुत ही एक्यूरेटली फिक्स करें। उसको ऑल इन व्यू रिसीवर बोलते हैं। तो वो सिविलियन डोमेन में तो उसका बोलबाला है, बट मिलिट्री डोमेन में खासकर उसका माल तो बहुत अधिक है, जहाँ पे जीपीएस का भी जो कोड खाली अमेरिकन मिलिट्री के लिए है, वो किसी और को उपलब्ध नहीं है, वो सीक्रेट कोड रहता है, तो वो खाली अमेरिकन मिलिट्री यूज़ करती है। उसी तरह हमारे भी नाविक में एक मोड है जो हमारी मिलिट्री के लिए ही है, तो उसका महत्व कहीं अधिक है, खास करके हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए होता है। मुझे पूरा भरोसा है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो उसके बाद मिलिट्री को काफ़ी सहूलियत होगी। जो कारगिल वॉर में परेशानी हुई थी जीपीएस का सिग्नल न मिलने से या डाइल्यूट होने से, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। सर, बात को बनाने की बात चलती है, तो अगले 50 सालों का विजन डॉक्यूमेंट इसरो का क्या दिखता है सर? हमने अभी जुलाई में मिड में 15-16 से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, तो उसमें ये सब चर्चाएं हुई थी। और जैसा कि आपने सही बताया कि 2025 से लेके 2047 तक का तो समझिए मोदी साहब ने बोला ही कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करो, बट हमने उससे भी बियॉन्ड जाके 2062 तक और 15 साल 47 से लेकर उसका भी प्लानिंग चालू कर दिया है। उसके में क्या होना चाहिए वो सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ किस प्रकार के सैटेलाइट डेवलप करेंगे, तो वो सब तैयारियाँ क्या करनी चाहिए उसके बारे में पूरा प्लानिंग या प्रावधान करने की जो रिक्वायरमेंट उसके बारे में जो चर्चाएं हुई थी, उससे अलग अलग इनपुट तैयार करके चिंतन शिविर का जो आउटकम है, आउटकम रिपोर्ट, वो भी स्पेस डे पे हमने सरकार को, हमारे मंत्री जी ने चिंतन सुपुर्द कर दिया है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया नेशनल मीट में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्या विजन होना चाहिए, तो कुल मिला के नेक्स्ट 2062 तक का पूरा प्रोग्राम इसरो ने अपना बना लिया है। और उसके बारे में फिर अभी सरकार से आगे चर्चा करके जो बजट एलोकेशन उसके बारे में अभी आगे की कार्यवाही। सर, कम चाहते हैं बच्चे आज भी स्पेस इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग का जो कोटा है उससे स्पेस आईटी में जाएंगे, लेकिन स्पेस इंजीनियरिंग में नहीं, तो उसके लिए कोई योजनाएं हैं या इस क्षेत्र में पैसा कम मिलता है या क्या है? आज भी स्पेस इंजीनियरिंग में कम आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं और साइंस अभी भी आम आदमी की हाँ, समझ समझ से से परे परे है। है। तो ऐसा क्या मिशन ला रहे हैं या हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि आम आदमी भी स्पेस साइंस के बारे में जान सके? जैसे आर्मी में अग्निवीर भर्ती करके बहुत लोगों को जोड़ी, स्पेस इतना बड़ा है, तो उसके लिए उसमें मतलब स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा पता नहीं होता है कि भाई इंजीनियरिंग में कि हमको आगे जाके 12th के बाद स्पेस इंजीनियरिंग में कैसे जाना है, स्पेस साइंस में कैसे जाना है। तो वही दिक्कत है, स्पेस साइंस स्पेस इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि साइंस का सब्जेक्ट कोई आपको जैसे बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री देते हैं क्या बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बट ऐसे बीएससी या बी स्पेस इंजीनियरिंग या ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है या स्पेस साइंस। कुछ जगह पे है पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेस साइंस की, बट इसके अलावा एज ए इसको बोलते प्रोफेशनल कोर्स ऐसा कोई नहीं है। तो इस दिशा में सरकार ने प्रयत्न किए हैं, कर रहे हैं BICT के द्वारा और अन्य संस्था वगैरह। तो ई स्पेस की जो स्थापना हुई है वो लोग अलग अलग कॉलेजेस के साथ मिलकर भी करिकुलम तैयार कर रहे हैं। हम लोग भी मेंबर हैं ऐसे सोसाइटी के,
तो हमारे पास में रेगुलर इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि कब जॉब वैकेंसी ओपन हो रही है, और हम हमारे पोर्टल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बच्चों के साथ में शेयर करते हैं। राजस्थान क्या नाम से वेबसाइट है उसका? अरावली कॉलेज की वेबसाइट पर हम एजुकेशन पर हुआ सर आपने ह्यूमन रेटिंग की बात की थी, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, क्योंकि हमको टेक्नीशियन से लेके हाई एंड डिज़ाइनर जो डॉक्टरेट भी हो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रकार की स्किल डेवलप हो उसकी और ध्यान दिया जा रहा है। और कई यूनिवर्सिटी के साथ मिलके खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्पेस साइंस स्टडी, तो बेसिक स्टडी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये 3 बेसिक फील्ड है। बट आजकल जैसा कि आपने सही बताया कि लोग आईटी और कंप्यूटर साइंस में बिना आँख मूंद के कूद पड़ते हैं बिना सोचे समझे, तो गलत है, क्योंकि उसमें सैचुरेशन आ ही जाएगा कुछ समय बाद, और उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खास करके AI ML और वो सब आने के बाद, तो वो अपने आप ही वो कोर्स करेक्शन हो ही जाएगा। जैसे कि और अभी हमने पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मांग बहुत ही कम हो गई थी, वो अभी अगेन काफ़ी बढ़ने लगी, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल फील्ड है जिससे आप कोई भी फील्ड में माइग्रेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फील्ड स्टडी इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक में भी जा सकते हो, स्पेस इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। तो कुल मिला के फंडामेंटल इंजीनियरिंग का स्टडी करना जरूरी है मेरे हिसाब से, इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज कोर्सेज। वो पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट के लिए रिजर्व है, वही अच्छा है। बट लोअर लेवल पे खास करके BSc लेवल पे, साइंस लेवल पे स्पेस साइंस का कोर्स हो तो अच्छा रहेगा। करना चाहिए, बस BSc लेवल पे जो 2% वो से बढ़ता है तो जरूरत ज़्यादा महसूस होगी। अभी तो जितने हैं उसे सफिशिएंट, इतना डिमांड नहीं है। आप देखो अच्छे लोगों की डिमांड जरूर होगी, बट जो सभी लोग जाते जाएंगे तो उतने लोगों को एब्जॉर्ब करने की वो कैपेबिलिटी नहीं है। 10-17 बढ़े नहीं, यानी कि जो रिटायर हुए वही हम खाली रिप्लेनिश कर रहे हैं, तो नए तो कोई रिक्रूट नहीं हो रहा। तो इससे ही पता लगता है कि अभी ज़्यादा वो जॉब रहेगा प्राइवेट सेक्टर में, बट प्राइवेट सेक्टर में जरूर से नई ये स्थान उपलब्ध हो गए, स्थान जहाँ पे जरूर पड़ेगी। अभी हमारे रिटायर्ड लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद इससे कार्य चल रहा है, थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, बट बाद में अवश्य से ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और ऐसे हाई एंड कोर्सेज शुरू करने की जरूरत है। और स्पेस इस दिशा में कार्य ऑलरेडी कर रहा है, और अन्य यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसरो भी अपना योगदान दे रहा है। इसरो का अपना इंस्टीट्यूट IIST वो भी कार्यरत है उसमें। तो इस प्रकार से कुल मिला के भविष्य में उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, तो उससे अभी से प्लानिंग करना आपने सही बताया कि जरूर हो जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया था कि अभी ऑनलाइन जो फ्रॉड्स है वो काफ़ी जॉब करने जा रहे हैं, जिससे OTP जो है किसी और के पास नहीं जाएगा, उसको तेजी से थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड फ्रॉड्स है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हर एक सेकंड में एक ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक क्वांटम फ्रंटियर ही उसका सॉल्यूशन है। तो उसमें अभी जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पे क्वांटम करने जाते हैं तो उसका लिमिटेशन है, कुछ किलोमीटर तक ही हम भेज पाते हैं। पहले तो 10-12 किलोमीटर तक ही था, PDRK ने कुछ परीक्षण किया है 100 किलोमीटर तक, बट वो भी अभी शुरुआत के लिए। तो उसके जो डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी है, अभी भी इतनी मैच्योर नहीं है, अभी जो जिसको कहते हैं डेवलपमेंट फेज में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जल्दी से उसका ऑपरेशनलाइजेशन उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है, और भारत ने अपनी सही समय पे पहल तो कर दी है कि उसको आगे ले जाने में डिवाइसेस की जरूरत है, जिसको कहते हैं फोटोनिक्स आईसी। जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ऐसे फोटोनिक्स डिवाइसेस की जरूरत है। तो उसमें अभी कार्य चल रहा है, अभी नई फाउंड्री आने से भी उसमें सरलता रहेगी। तो कुल मिला के दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि ये तो समय की भी जरूरत है। आपने सही बताया, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंस सेक्टर है, इसमें जहाँ पे पासवर्ड और OTP बहुत ही जरूरी होता है, उसको ब्रेक करना बहुत ईजी होता है। सर आपने बट उससे कार्य चलेगा नहीं, फाइनली तो आदमी को ही भेजना है। और मेन है स्पेस टूरिज्म, आदमी को घुमाने ले जाना है, तो आदमी को खुद ही जाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोबोट तो उपलब्धि है, वो ही फायदा है। बट फाइनली आदमी को स्पेस टूरिज्म कराने के लिए, जैसे स्पेस कॉलोनी स्थापित हुई है, तो जो अभी तो कल्पना जैसा ही लगता है हमको,
बट भविष्य में होगा ही। तो पहले हम मोबाइल की कल्पना किसने की, उस तरह परिकल्पना लग रही है, बट बाद में हकीकत बन रही है। ऑर्बिटल टाइप वो सब तो चल ही रहा है, बट भविष्य में कुछ दिनों के लिए लोग घूमने जाएंगे मून पे या मार्स पे, तो वो भी हकीकत बन जाएगी। तो उसके लिए स्पेस रेटिंग या ह्यूमन रेटिंग करना जरूरी हो। तो जैसा अभी एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट पहले कोई ने सोचा नहीं था कि आदमी ऐसे सफ़र करता, तो हुआ। तो उसी तरह स्पेस का भी हो जाएगा। नहीं तो उसमें कारण ढूंढ रहे ह्यूमन एरर था कि टेक्निकल फेलियर, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसमें भी सैबोटेज था कि जो अनइंटेंशनल मैकेनिकल फेलियर या जो भी फेलियर हो मशीन का, तो वो सब अभी चल रहा है। तो वो रिपोर्ट की रात इतनी बड़ी ब्लैक बॉक्स का जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है, कर जाते हैं उसके लिए वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, उस रडार पर काम करेंगे। उसमें वो रडार नहीं है, वो एक्चुअली नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन का मिक्स है। तो नेविगेशन से वो पोजीशन मिलेगी, ये वो हर एक सोल्जर के पास एक घड़ी होगी, घड़ी जैसा है औजार होगा जो वो हाथ पे पहने रहेगा। तो वो जहाँ भी मूवमेंट, वो जनरली वो अकेला तो कोई घूमता नहीं हुआ, तो पूरी बटालियन एक साथ घूमती है। तो जहाँ भी घूम रहे हैं उसका पूरा हमको रियल टाइम में उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में और श्रीनगर में मिलती रहेगी, वो सिग्नल के माध्यम से। और जिस समय पे जिस जगह पे बंद हो जाएगी, कुछ हादसा हुआ तो उसके बाद वो आएगा नहीं उसका डिटेल, तो पता लगेगा कि किस जगह पे हादसा हुआ है उस माध्यम से। तो उसमें पोजीशन नेविगेशन रिसीवर से मिलती है, और उसको वो कम्युनिकेशन के द्वारा, सेटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा उसको GSAT हमारा 6 सेटेलाइट है, उसके द्वारा वो दिल्ली में एक जगह पे वो इन्फॉर्मेशन आती है, और उसके माध्यम से हम उसका पूरा ट्रैकिंग करते हैं, उसके मूवमेंट का, जो ग्रुप मूवमेंट का ट्रैकिंग। तो जिस जगह भी अटक जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उससे पता लगेगा कि किस जगह पे संभावना है कि वहाँ पे उनका अवेलेबल है। टर्मिनल ने एक तो प्रोटोटाइप बनाया है, बट वो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी वो -65 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल का रेंज होता है -40 से लेके +85 डिग्री, तो उतना से आगे भी जाना है, -65 डिग्री तक जाना है, उसको टेस्टिंग करना है। तो हाई ग्रेड कंपोनेंट जो हम स्पेस में यूज़ करते हैं, उससे भी कई पैटर्न चाहिए। स्पेस में हम -55 टू +125 डिग्री रेंज में करते हैं, तो ये माइनस भी और थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, -70, क्योंकि -60-65 तो ज़्यादा है, थोड़ा और मार्जिन रख के, और जितना मिनिएचराइज कर पाए, छोटे से छोटा बना पाए, उसका वजन बहुत हल्का होना चाहिए। और उसकी समस्या है बैटरी, जो उसमें सेल लगेगा, उसको वहाँ कोई चार्जिंग वार्जिंग कम कर नहीं पाएगा। तो वन टाइम सॉल्यूशन, वो 3 महीने या 6 महीने जितने समय तक वहाँ रहते हैं एक बटालियन, उसके बाद उनको वापस बुला लेते, बारी बारी से सब चीज़ें। तो उतने समय तक तो एटलीस्ट वो बैटरी चलना चाहिए।